एनीवे फोर्सेस में जब हम बात करते हैं, इसमें सबसे पहले मोमेंट्स which is product of force and perpendicular distance from pivot to line of action of force। ठीक है, मैं इसमें रिकॉर्ड कर देता हूँ। तो इसमें इम्पोर्टेंट बिट ये है कि आपके पास लेट से ये डिस्टेंस है और ये फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। इफ दीज टू आर परपेंडिकुलर फिर तो सही है, मोमेंट जो है वो F इंटू डी होगा। लेकिन इफ these two are not perpendicular, which means कि अगर force at an angle आ रहा है to theta, फिर मेरे पास आता है moment is F into D। तो F sin theta into D से मतलब we'll take the component that is perpendicular, that is 90 degrees। तो इसको अगर मैं दो, if this is force F, तो this will be F cos theta and this will be F sin theta, so we'll have to consider the sine component। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स तो यही है कि आपके पास सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स। ठीक है, इसमें भी आपने ऑल डिस्टेंसेस शुड बी टेकन फ्रॉम पिवट। पिवट बाज़ वक्त मेंशन होता है, बाज़ वक्त नहीं होता। तो जिस तरह हमारे पास एक कॉमन क्वेश्चन लैडर का आता है जिसमें आप जो है पिवट अगर ये कंसिडर करते हैं तो आप फिर फोर्सेस देखते हैं कि कौन कौन से फोर्सेस हैं एंड हाउ फार दे आर फ्रॉम द पिवट। ठीक है, अगर यहाँ पे फोर्स है तो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं कि ये कौन कौन से। ठीक है, ये तो आपके पास प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स की बात हो गई। फर्दर क्वेश्चंस जो है वहीं से देख लेते हैं, पास्ट पेपर के क्वेश्चन से। टॉर्क ऑफ अ कपल का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि पिवट नीड नॉट टू बी कंसिडर्ड, मतलब फॉर्मूला ही वही होता है कि मोमेंट इज F इंटू डी। लेकिन इसमें डिफरेंस ये आता है कि आपके पास अगर एक ऑब्जेक्ट है उस पे लेट से दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर दैट इज डी, तो हमारे पास मोमेंट का फॉर्मूला आता है F इंटू डी। ठीक है, इसमें आपने दोनों फोर्सेस नहीं लेने। The description is important. F is one of the force, one of the two forces. D is distance between forces। तो इसमें पिवट का कॉन्सेप्ट नहीं होता कि आपने यहाँ पे, तो हम ये कह रहे थे कि ये डाउनवर्ड फोर्स है तो उसका अपना डिस्टेंस होगा, या ये राइट साइड पे फोर्स है तो उसका अपना डिस्टेंस है। तो यहाँ पे तो आपने पिवट एक की रोल प्ले करता है। लेकिन अदर देन दैट अगर हम कपल की बात करते हैं तो उसमें पिवट का रोल नहीं होता। दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस हो तो उसमें हम इसको यूज करते हैं F इंटू डी। क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो आप इसको इसका इफेक्ट देख लें। इस वक्त ये इस तरफ घुमा रहा है जिसका स्टीयरिंग व्हील होता है, तो ये इस वक्त जो है हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, सॉरी, ये इस वक्त इसको इस तरह घुमा रहा है, ये डाउनवर्ड और ये अपवर्ड, तो एज ए रिजल्ट इट विल रोटेट इन दिस डायरेक्शन, तो ये क्लॉकवाइज है।
This diagram is clockwise. ये तो मोमेंट्स का हो गया. मोमेंट्स के बाद इस चैप्टर में आपके पास डिस्कशन ये होती है कि यहीं पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी का भी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज वेयर वेट एक्ट्स. ठीक है, अगर ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है तो यहाँ पे जो फोर्स है वो वेट है बेसिकली. ठीक है, तो ये पॉइंट पता होना चाहिए. सेकेंडली, इस चैप्टर में जो डिस्कशन है वो प्रेशर के हवाले से है. ठीक है, कि प्रेशर इज फोर्स बाय एरिया, ये एक फॉर्मूला है. ठीक है, प्रेशर ऑब्वियसली इन पास्कल्स. और एक अल्टरनेट फॉर्मूला ये है कि फोर्स अगर mg है और m जो है वो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम है और वॉल्यूम जो है वो एरिया इनटू लेंथ है. ठीक है, अलीहा नहीं, कपल में फोर्सेस कैन नॉट बी ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड, फिर वो कपल नहीं होता. तो मेरे पास फॉर्मूला जो आ जाता है वो रो जी एच का फॉर्मूला है, वो यूज होता है. तो ये मेरे पास प्रेशर के दो मेन फार्मूलाज हैं. अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लिक्विड्स में यूज़ हो, सॉलिड्स में भी या गैसेस में भी यूज़ हो सकता है. कि अगर ये हाइट है तो प्रेशर जो है रो जी एच के इक्वल है. सेकेंडली, इसमें जो स्टेटमेंट आता है वो मैनोमीटर के हवाले से आता है. देखिए, मैनोमीटर का मेन कॉन्सेप्ट तो बड़ा सिंपल है कि बेसिकली होता ही है कि आपके पास लेट्स से यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, मास m1 है, इसके ऊपर एयर है विद प्रेशर P नॉट. दूसरे साइड पे लेट्स से वैक्यूम है और यहाँ तक कोई हाइट h है और डेंसिटी ऑफ लिक्विड है. ठीक है, और हाइट HL है. तो अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला पुट करूंगा, सो दिस पॉइंट विल बी कॉल्ड A, दिस विल बी कॉल्ड B. मैनोमीटर पे at equal level pressure remains same, which means कि pressure at A is equal to pressure at B. A पे आपके पास दो चीजें हैं, प्रेशर ऑफ एयर है प्लस फोर्स बाय एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट है. राइट साइड पर आपके पास सिर्फ लिक्विड है, तो रो जी रो एल जी इंटू एच एल, क्योंकि उसके ऊपर तो वैक्यूम है, वैक्यूम का तो प्रेशर नहीं होता. तो इस तरह आप इसको इक्वेट कर सकते हैं कि आपने बिलो नहीं देखना कि बिलो क्या है, आपने अबव देखना है कि अबव कितने ऑब्जेक्ट्स हैं. यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक मतलब ऑब्जेक्ट है और एक एयर है, दो एंटिटीज हैं. राइट साइड पे सिर्फ ये लिक्विड है. लेकिन अगर मल्टीपल हाइट्स गिवन भी हो, आपने सिर्फ वो वाली हाइट लेनी है जो उस लेवल के ऊपर होती है. ठीक है, तो ये मैनोमीटर का मेन कॉन्सेप्ट है. लास्ट में इसके हवाले से अपथ्रस्ट के हवाले से क्वेश्चन जरूर आता है. अपथ्रस्ट इज फोर्स ड्यू टू डिफरेंस इन प्रेशर. फॉर एग्जांपल, ये लिक्विड है, उसमें एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, ये हाइट h1 है, ये हाइट h2 है और ये इसका एरिया है. तो अपथ्रस्ट का फॉर्मूला ये होता है, इट इज चेंज इन प्रेशर इनटू एरिया. चेंज इन प्रेशर जो होता है वो बेसिकली डेंसिटी इंटू ग्रेविटी इंटू एच इंटू ए. ये अपथ्रस्ट का फॉर्मूला है, वेयर एच इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट.
एमसीक्यूज में बाज वक्त वो डेंसिटी लिक्विड की दे देते हैं और ऑब्जेक्ट दोनों की, लेकिन ये जो फॉर्मूला है इसमें डेंसिटी जो है फोर्स चूंकि लिक्विड से आती है तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड कंसिडर हो। तो दिस इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, हाइट ऑब्जेक्ट की है या डिफरेंस इन हाइट, ये मेन हाइट होती है, और ए इज एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। इससे आपके पास अब थ्रस्ट का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, तो हाइट आपने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कंसिडर करना है। मतलब अगर आप ये जो बॉटम सरफेस है ये टॉप लिक्विड से हाइट h2 है, सरफेस ऑफ लिक्विड से, ये आपने नहीं कंसिडर करना। हाइट h1 is the distance from top of surface of object to the surface of liquid, आपने ये हाइट कंसिडर करना है। लेट्स कॉल इट डेल्टा h। ठीक है, तो ये वो डेल्टा h है बेसिकली। रो जी इंटू वॉल्यूम कह सकते हैं, हाँ वॉल्यूम भी इसको कह सकते हैं, एरिया इंटू हाइट को। शेरबाज जो आपका पॉइंट है कि कैन बी, तो बिल्कुल डेरिवेशन में आ भी सकता है कि रो जी इंटू वॉल्यूम लिखा हो, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, उसमें भी ये पूछ सकते हैं। एनीवे इस चैप्टर में ये एक डिस्कशन मैं एंड में करता हूँ कि इक्विलिब्रियम के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, देन विल जस्ट आई शेयर द वर्कशीट इन अ मिनट। तो इक्विलिब्रियम में आपने देखें, for three forces, how can you check if object is in equilibrium? तो एक तो ये है कि head to tail rule will make a closed triangle, और secondly जो हमारे पास, मतलब कहने का मकसद यहाँ पे ये था कि let's say if you have three forces acting like weight, reaction force and maybe friction, तो इनको अगर मैं ऐड करूंगा तीनों फोर्स को तो इसका रिजल्टेंट नहीं बनेगा, ये ऑलरेडी क्लोज ट्रायंगल बना देंगे। फ्रिक्शन है, वेट है, इफ आई प्लॉट अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ एंड डायरेक्शन तो ये हमेशा क्लोज ट्रायंगल बनता है, तो ये शो करता है कि रिजल्टेंट इज जीरो। सेकेंडली द थ्री फोर्सेस should have a common point of intersection, which means कि अगर आपके पास let's say एक ऑब्जेक्ट और वेट उसका नीचे लग रहा है, एक वायर यहाँ पे अटैच्ड है, एक वायर यहाँ पे अटैच है, मैं आपसे कहता हूँ इक्विलिब्रियम में है कि नहीं। तो आपने क्या करना है, यू नीड टू एक्सटेंड दीज थ्री लाइंस। इफ इट पासिस थ्रू इक्विलिब्रियम, लेट्स से ये नहीं पास हो रहा, तो ये नॉट इन इक्विलिब्रियम है। अगर ये यहाँ पे पास हो जाता तो इक्विलिब्रियम में होता। तो ये लास्ट इसका पॉइंट है। MCQ 1 का क्या आंसर होगा आपके ख्याल में? को होस्ट में आप देख लें, ट्राई कर लें, रिप्लाई करें। A uniform rod is acted by two vertical forces, तो रिजल्टेंट फोर्स तो जीरो ना हुआ, वो तो 20 न्यूटन हो गया ना। एंड व्हाट इज द रिजल्टेंट मोमेंट अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अगर आप इसको इसके साथ लेंगे तो इसका रिजल्टेंट मोमेंट कितना आ रहा है? रिजल्टेंट मोमेंट के लिए आप अपनी मर्जी से कुछ डिस्टेंस के वैल्यूज या तो एज्यूम कर लें, वो वैसे भी कैंसिल आउट होंगे। 10 कर लें, चलें, ये भी 10 है, ये भी 10 है, क्योंकि यूनिफॉर्म रॉड है। तो एक साइड से 5 इंटू 10 है और एक साइड से 15 इंटू 10। इसका डिफरेंस देख लें कितना आता है।
अच्छा, लेंथ 2 मीटर्स है, सॉरी, लेंथ 2 मीटर्स है, विच मीन्स कि डिस्टेंस मैंने 1 ही लेना है। तो इसका तो खैर सिंपल 5 - 15 आ रहा है, तो 10 आंसर है इसका, सी। जी अलिया, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बेसिकली उसने कहा है कि दो फोर्सेस अपवर्ड लग रहे हैं, उसने डाउनवर्ड फोर्स की बात नहीं की, तो रिजल्टेंट फोर्स तो 20 हो गया। फिर वो कह रहा है कि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यहाँ से डिस्टेंस 1 होगा, क्योंकि सेंटर तो जाहिर बात है बिल्कुल हाफ पे होगा। तो इसका अगर मैं इफेक्ट देखूंगा तो ये होगा 5 × 1, विच इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहा हूँ तो क्लॉकवाइज को आई हैव टू टेक नेगेटिव। रिजल्टेंट मोमेंट मेरे पास आ रहा है 5 - 15, 10 आ रहा है। बैलेंस तो ये है नहीं। यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि सेंटर, ये बिल्कुल सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर में, आई डोंट हैव टू वरी अबाउट आइडेंटिफाइंग द लोकेशन। ठीक है अलिया। हाँ, अगर लेंथ गिवन ना होती ना और इक्विलिब्रियम में होता, फिर मैं वैल्यू एज्यूम कर लेता या एक्स के साथ सॉल्व करता। शहबाज, ये क्वेश्चन जो है ना, कुड बी इन इक्विलिब्रियम। तो इसमें आपने देखना है कि किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कॉमन आ रहा है। ठीक है, जिस तरह लेट से मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ। ठीक है, वोंट बी ठीक है, खैर इतना स्ट्रेट नहीं बन रहा। देखें इसको, इन तीनों का कोई कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा। इसके कुछ चांसेस हैं कि आ जाए। सी का भी मुझे लग रहा है, सी ज्यादा, अलिया यूर राइट, कि सी का अगर मैं देखूं तो इनका कॉमन पॉइंट आ रहा है ना, तो सी आंसर है। ठीक है, बी का आप जरा रूलर से चेक कर लें कि बी का आता है कि नहीं। आई थिंक बी का जो है, अच्छा सी में बी का भी देखना होगा कि बी का आ रहा है कि नहीं। अच्छा, बी का भी आ रहा है। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए और डी का तो नहीं आ रहा है। ठीक है, ये क्लियर है शेरबाज, आपका जो क्वेश्चन था, ए और डी का तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आ रहा ना। अब सी और डी में मैं कैसे एक्सेप्ट करूंगा, या विच वन शुड आई रिजेक्ट। देखिए सी का मुझे लग रहा है कि इसका, हाँ, क्लोज ट्रायंगल मैंने देखना होगा। ठीक है, सी क्लोज ट्रायंगल नहीं बना रहा। देखें, एक फोर्स राइट को है, एक फोर्स नीचे, ये मैं अगर सीक्वेंस में करूं, और थर्ड यूं आ रहा है, तो ये क्लोज ट्रायंगल नहीं बन रहा, तो वो पहली कंडीशन नहीं पूरी हो रही। बी का कुछ चांस है हमारे पास, क्योंकि एक राइट को है, अगर मैं इस सीक्वेंस में तीनों को ऐड करूं, एक नीचे और एक फिर यूं आ रहा है, 1 2 3। इज इट क्लियर कि बी आंसर है। ठीक है सर। शहबाज, आपको क्लियर है, को होस्ट में आप रिप्लाई कर दें। बिल्कुल बी, अलिया यू आर राइट। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस एमसीक्यू। कपल क्या होता है? इक्वल मैग्नीट्यूड एक्टिंग इन ऑपोजिट। देखिए, पूरा स्टेटमेंट से पहले मैं सी और डी को रिजेक्ट कर देता हूँ। उन्होंने कहा सेम डायरेक्शन, विच प्रोड्यूस रोटेशनल मोशन। जाहिर बात है, रोटेशनली करता है, तो ए आंसर इसका सही है, रोटेट करता है ना। अलीहा, आप पिछले एमसीक्यू की बात कर रही हैं, तो पिछला एमसीक्यू जो है वो हेड टू टेल के मुताबिक ऐड हो रहा है। देखें,
ये मैंने यही फोर्सेस 1, 2 और 3 ये मैंने ऐड किए हेड टू टेल, तो रफली क्लोज ट्रायंगल बन रहा है। लेकिन इसका क्लोज ट्रायंगल नहीं बन रहा जो सी का है। ठीक है, सी का जो है वो अगर मैं देखूं 1, 2 और 3, इसका क्लोज ट्रायंगल बनने के चांसेस बहुत मतलब नहीं है। इट्स इम्पॉसिबल टू मेक इट अ क्लोज ट्रायंगल if I just add them head to tail. Aliyah, is it clear? देखें, no, we know the resultant के resultant is 0, which means के the three forces itself should make a closed triangle. ये तीनों forces लग रहे हैं, there is no resultant over here. यहाँ पे resultant 0 है। ठीक है, तो इन सब में resultant नहीं है। अच्छा, इसमें हमारे पास इसका देख लें, ट्राई करें। मैं 1 मिनट में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ। सो बेसिकली ये है तो इक्विलिब्रियम में इट इज हेल्ड हॉरिजॉन्टल। ठीक है फातिमा, मैं ट्राई कर लेता हूँ। सो देखिए, वी हैव टू टेक द साइन कंपोनेंट। ठीक है, सो एफ साइन थीटा। अच्छा, तो यहाँ पे अब इन्होंने डिस्टेंस नहीं मेंशन किया। ठीक है, नाउ यू कैन एज्यूम अ डिस्टेंस, या आप कंप्लीट डिस्टेंस को इस लेफ्ट साइड और राइट साइड को x ले लें, तो f sin थीटा विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2x। ठीक है, और थीटा की जगह f sin 13 to 2x is equal to 10 into x। तो x अगर हम कैंसिल आउट कर दें तो f जो है वो 10 डिवाइड बाय sin 30 होगा। sin 30.5 होता है, तो डी आंसर। ठीक है, फोर्स रिक्वायर्ड वुड बी डबल एक्चुअली, क्योंकि वो बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नहीं सॉरी, 2 इंटू साइन 30 है। इसका देख लें, 10 डिवाइड बाय 2 साइन 30 कितना होता है। साइन 30.5। आई थिंक इसका आंसर सी आता है। ठीक है मोहम्मद हमजा, मैं दोबारा आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले ये जो आपके पास है, दिस इज एफ साइन 30। ठीक है, ये एफ साइन 30 है। ये पूरा डिस्टेंस मैं एज्यूम कर लेता हूँ 2x है, क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर में है ना, तो इसका लेफ्ट साइड भी x है और राइट साइड भी x है। या आप कोई वैल्यू एज्यूम कर लें, 10 मीटर्स या 20 मीटर्स, फिर लेफ्ट को भी 10 दे दें और राइट को भी 10 दे दें। तो f sin थीटा will have to be multiplied by 2x, 10 has to be multiplied by x। ठीक है, तो हम इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्योंकि ये पिवट है ना बेसिकली, ये क्लॉकवाइज मोमेंट है और ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है अराउंड द पिवट। तो देख लें क्लियर है कि नहीं। 2 साइन 30, तो 10 ही आंसर आता है। ठीक है मोहम्मद हमजा। अच्छा, MCQ 5 जो है ये भी आप इस तरह ही ट्राई कर लें कि इसको हेड टू टेल के मुताबिक ऐड करें। ठीक है, विच कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स कुड रिप्रेजेंट, इक्विलिब्रियम में है ना, तो इन्होंने तो हेड टू टेल नहीं ऐड किए, हम हेड टू टेल ऐड कर देंगे ये दो। ठीक है,
हेड टू टेल है तो ये आपके पास ये तो नहीं आ रहा। ये और ये दोनों अगर हेड टू टेल हैं, ठीक है, तो इसको फिर ऊपर होना चाहिए था, ये भी सही नहीं है। अच्छा, ऑप्शन डी फिर भी सही लग रहा है कि अगर ये हेड टू टेल एडेड है और ये जो तीसरा वेक्टर है ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ, उसको मैं सिर्फ यहाँ पे लगा दूँ हेड टू टेल, तो ये क्लोज ट्रायंगल बनाएगा। बाकी क्लोज ट्रायंगल नहीं बना रहे, देखिए मैं ये वाला हटा के इधर लगा दूँ हेड टू टेल के मुताबिक तीनों फोर्सेस, तो क्लोज ट्रायंगल नहीं बन रहा। इवन ऑप्शन ए में अगर ये वाला मैं हटा दूँ, ठीक है, इसको मैं हेड टू टेल के मुताबिक ऐड करूँ तो नहीं बन रहा, तो बिल्कुल डी आंसर फिर सही आ रहा है। अच्छा, एमसीक्यू 6 का देख लें क्या आंसर होगा। जी बिल्कुल, अलीहा। देखिए तो बहुत सिंपल है, रो जी एच से हो जाएगा ना, प्रेशर भी गिवन है, हाइट को सिर्फ डिस्टेंस में कन्वर्ट करें और ग्रेविटी 9.81 लें। So we'll solve one more MCQ, then we'll conclude for today. Force on the pedal is 60 Newton downwards. What is the moment? तो ये भी सिंपल है, 60 के साथ परपेंडिकुलर 16 आता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो है नहीं, सो विल जस्ट मल्टीप्लाई 16 बाय 0.16, ठीक है। तो ये मेरे पास आ, आ, इस तरह, तो ये वर्कशीट वहाँ पे है, ये वाले सारे क्वेश्चन ट्राई कर लें, ठीक है, और वी विल कंटिन्यू टुमारो। फोर्सेस से रिलेटेड क्वेश्चन सेंड कर दें तो कल हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। I'll see you tomorrow. अल्लाह हाफिज।